नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कला संस्कृति का दूसरा भाग देखेंगे। इसका पहला भाग हम लोग पहले ही कर चुके हैं और जिन लोगों ने ना देखा हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना ये कब हुई थी? ठीक है? उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान ये है कहाँ पर? ये है लखनऊ में। और लखनऊ अगर हम मैप की बात करें तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है लखनऊ। आपको लोकेशंस, जिलों की लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग, इसकी रचना कब हुई थी? तो 1957 में संस्कृति विभाग की रचना की गई और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति को क्षेत्रीय स्तरों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक सांस्कृतिक केंद्रों की भी स्थापना की गई। ठीक है? केंद्रों की स्थापना ये कब की गई? इसका भी ईयर हमारे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1996 में सांस्कृतिक केंद्रों की भी स्थापना की गई थी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जरा देख लो इनको। एक तरफ आपको चित्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी दी हैं कृतियां। भवानी चरण गुई, इनकी कृति क्या है? इनकी कृति है रामलीला। ये सही है। और भवानी चरण गुई की एक कृति और याद रखो, इनकी कृति है मीरा का विषपान। ठीक है? ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इनकी एक कृति है शिव तांडव। शिव तांडव ये भी बहुत एग्जाम में आती है। तो ये तो सही सुमेलित है। रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट जहां भी नाम आए तो आपको याद आना चाहिए पहाड़ी। इनके कई सारी कृतियां हैं जो पहाड़ी से संबंधित हैं, जैसे पहाड़ी घसियारे। जैसे हम बात करें पहाड़ी लोक नृत्य। ठीक है? ये इनकी एक कलाकृति है और ये भी सही है। ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन जाने जाते हैं शबीह चित्रों के लिए, तो ये भी सही है। नंद किशोर शर्मा, नंद किशोर शर्मा का जो कृति है वो काशी शैली पर इन्होंने कार्य नहीं किया है। नंद किशोर शर्मा ने काम किस पर किया है? इन्होंने काम किया है कालीन। जो इनकी कृतियां हैं वो है कालीन, और कौन सी है? और है चीनी बर्तनों की डिजाइन। ठीक है? डिजाइन, ये इनकी कलाकृतियां हैं। नंद किशोर शर्मा। और ये काशी शैली पर काम किसने किया है? काशी शैली पर काम किया है एक शख्स हैं, इनका नाम है, देखिए, कौन से हैं? महेंद्र नाथ। महेंद्र नाथ। ठीक है? क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो। पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा, ये एक है बिरहा। इसका गायन मुख्य रूप से किया जाता है किस भाषा में? तो पूर्वांचल शब्द है तो वहां भोजपुरी, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ भोजपुरी होगा आंसर। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी ये सब कुछ होगा नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भोजपुरी। अब ये जो बिरहा है, ये भोजपुरी में इसका गायन होता है। एक नृत्य है, सॉरी, एक लोकगीत है ढोला। क्या आप बता सकते हो ये लोकगीत ढोला वहां पर इसका गायन ज्यादा किया जाता है? ये होता है आगरा और मेरठ। ठीक है? ये हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल के जो लोकगीत हैं, क्या केवल बिरहा है? पूर्वांचल में बिरहा भी लोकगीत गाया जाता है और सोहर भी है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोहर कहाँ का है? और यहाँ का एक है चैती। तो ये तीनों के तीनों जो लोकगीत हैं, ये पूर्वांचल से संबंधित हैं। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक लोकगीत है जो बहुत फेमस हुआ, कजरी। बताइए इसकी उत्पत्ति किसे कहा जाता है? किस जिले में इसकी उत्पत्ति को माना जाता है? इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, वो है मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहाँ है? ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये है मिर्जापुर। ठीक है? कजरी केवल मिर्जापुर में ही इसका गायन नहीं किया जाता है, बल्कि इसका गायन किया जाता है पूर्वांचल में भी। पूर्वांचल में किया जाता है मिर्जापुर, ये जो आप देख रहे हो चंदौली, और ये गाजीपुर, यहाँ पर कजरी का, हाँ, बोलबाला है। और अवध में भी इसका गायन किया जाता है। तो आप ये सारे के सारे क्षेत्र याद रखिएगा।
कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर को माना जाता है। साथ ही साथ ये इसका जो गायन होता है वो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि अवध में भी होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक कौन सा है? इंदर सभा। जो इंदर सभा है ये किसका है? ये है सैयद आगा अ, हसन लखनवी का। ठीक है, सैयद आगा हसन लखनवी। किस्सा राधा कन्हैया ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये किसका है? ये किसका नाटक है? ये दरअसल नाटक है जो हमारे अंतिम नवाब हुए थे, नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जी का। ठीक है। भारत दुर्दशा ये आपको पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हम्म, हरिश्चंद्र का। ठीक, हरिश्चंद्र का है। जानकी मंगल ये किसका है? जानकी मंगल ये है, एक शख्स है, इनका नाम है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इनका है। जानकी मंगल के बारे में आप एक ध्यान रखो, ये एक ऐसा नाटक है जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता है। कहा जाता है कि ये आधुनिक आधुनिक विधि से मंचित पहला नाटक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आधुनिक विधि से मंचित पहला नाटक कौन सा है? यह है जानकी मंगल। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? ये उत्तर होगा हमारा भारतेंदु दुर्दशा, भारत दुर्दशा। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं वाराणसी से। वाराणसी ये भी हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इनकी लोकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवे में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो गिरिजा देवी ये कहाँ से संबंधित हैं? गिरिजा देवी संबंधित हैं बनारस घराने से। पंडित यशपाल ये हैं आगरा घराने से संबंधित। भीमसेन जोशी ये किराने घराने से संबंधित हैं। ठीक है। और जो ध्रुव तारा देवी हैं या ध्रुव तारा जोशी हैं ये संबंधित हैं इटावा घराना से। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसमें देख लो सही सुमेलित कौन सा है। सही सुमेलित यही हो जाएगा आंसर, भीमसेन जोशी। ये जो किराना घराना है भीमसेन जोशी जी का, इसको देखो, किराना घराना। इसका नाम किराना क्यों पड़ा? क्योंकि शामली, ये जो शामली है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक जगह है कैराना, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है किराना। यहाँ से दो और शख्स के नाम आप याद रखो, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हैं गंगूबाई हंगल, इनका संबंध किस घराने से है? किराना घराना। और एक शख्स हैं जिनका नाम है हीराबाई, हीराबाई अ, बड़ोदकर, हीराबाई बड़ोदकर, इनका भी संबंध कहाँ से है? किराना घराना। क्वेश्चन नंबर छठे में देखो, भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण ये कहाँ मिलता है? हमारे सामवेद में। ठीक है, भारतीय संगीत का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो सामवेद से मिलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं कि संगीत की बाइबिल किसे कहा जाता है? बता सकते हो आप संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है, किसने लिखा? ये लिखा है भरत मुनि ने। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा था ये था छठा नंबर। अब सातवां देखो, अकबर द्वारा किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था? अकबर ने ये कराया था शेख सलीम चिश्ती, इनके जो पुत्र का नाम था उसका नाम भी इन्होंने इन्हीं के नाम पर रखा था, सलीम। ठीक है, तो सलीम का आगे चल के यानी कि जब वो बड़ा हुआ तो उसका नाम क्या था, क्या पड़ा, बताइएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में। तो अकबर के सम्मान में, सॉरी, अकबर ने किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? ये कराया था शेख सलीम चिश्ती का। अच्छा मुझे बताओ, ये जो फतेहपुर सीकरी है ये किससे मिलकर बना है? ये दरअसल बना है लाल पत्थरों से। ठीक है, ये लाल पत्थरों से बनाया गया है, बना है। साथ ही साथ इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, बता सकते हो आप? इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? इसकी डिजाइन तैयार की थी बहाउद्दीन ने। बात समझ पा रहे हो? और मुझे एक बात बताओ, जब अकबर ने यहीं पर यानी कि फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया है, बुलंद दरवाजा, ये किसकी याद में बनवाया है?
जब अकबर गुजरात विजय करके लौटा था ना, गुजरात विजय की याद में, तब इसने यहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है। पर आठवें में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना देखो, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा भी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र भी है, ये भारत माता नहीं है। भारत माता किसकी है? भारत माता ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की ये भारत माता इनकी रचना है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 90 में देखो, उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर जेके मंदिर है? तो सबको पता होगा जेके मंदिर यहां पर है, जेके मंदिर। तो अब मुझे बताओ, उन्नाव में कौन सा मंदिर है? उन्नाव में मंदिर है एक राजेश्वरी, राजेश्वरी मंदिर। ठीक है। वाराणसी में कई सारे मंदिर हैं, आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये है वाराणसी। वाराणसी में कई सारे मंदिर हैं, जैसे मैं लिखूं तो एक आपने नाम सुना होगा भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, ये वाराणसी में है। और अभी अभी कुछ ही समय पहले एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, तो विश्वनाथ मंदिर ये भी कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर ये भी यहीं पर है। और संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर ये कहाँ है? यहीं पर है, वाराणसी में। एक मंदिर काफी फेमस है जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप भूलिएगा मत। ये है सारंगनाथ मंदिर। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। और ये रहा कानपुर देहात। कानपुर देहात में आप ध्यान रखिए शुक्ला, शुक्ला तालाब को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखो, उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर निम्नलिखित में से किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है? आप देखो यहाँ मैप में, ये कानपुर है। ठीक है, ये है कानपुर। अब देखो यहाँ पे कानपुर को ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। दूसरा, ये रहा तीसरा जिला। चौथा जिला, ये सीमा हल्की सी टच हो रही है। पांचवा जिला ये रहा, और ये है छठा जिला। तो अब एक नंबर से शुरू करो, यहाँ पर कौन सा जिला दिख रहा है आपको? ये वाला क्षेत्र, ये दिख रहा है आपको हमीरपुर। ठीक है, कानपुर से स्पर्श करता हुआ। आप आगे बढ़ो थोड़ा सा, दूसरे स्थान पर कौन सा आपको दिख रहा है? दूसरे स्थान पर दिख रहा है कानपुर देहात, कानपुर देहात। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ो, ये तीसरे स्थान पर कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको कन्नौज। ठीक है। चौथे स्थान पर ये रहा हरदोई। और पांचवें स्थान पर कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, ये है उन्नाव, उन्नाव। ठीक है। और ये छठे स्थान पर ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है फतेहपुर। क्लियर है बात? अब यहां पर ऑप्शन में आओ, कह रहा है कौन सीमा साझा करता है, तो ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, उन्नाव नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर हो सकता है टाइपिंग एरर हो, कौन साझा नहीं करता है ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। देवी पाटन ये बलरामपुर में है, बिल्कुल सही है। कलिंजर ये चित्रकूट में नहीं है, ये कहाँ है? ये है बांदा में। ठीक है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य ये सीतापुर में ही है, बिल्कुल सही है। कामदगिरि पर्वत ये चित्रकूट में है। अच्छा, बलरामपुर कहाँ है? ये रहा बहराइच, श्रावस्ती, और ये जो क्षेत्र है ये है बलरामपुर। ठीक है। बांदा कहाँ है? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है प्रयागराज, और इसके ठीक बगल में है चित्रकूट, चित्रकूट। और इसके ठीक बगल में ये रहा आपका बांदा। सीतापुर कहाँ है? सीतापुर आप देखिए लखनऊ, लखनऊ को स्पर्श करता हुआ ये क्षेत्र, ये है सीतापुर। ठीक है। तो आप लोकेशंस भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के किले की नींव, कौन सा ऑप्शन है जिसने आगरा के किले की नींव रखी, यानी किसने आगरा के किले की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। दरअसल ये बात है 1565 की, जब आगरा के किले की नींव रखी थी, हाँ, अकबर ने। ठीक है। अगर हम आगरा का किला देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें पता है दो दरवाजे मिलते हैं, और इनमें से दो दरवाजे,
और इनमें से एक दरवाजे का नाम है दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, और एक दरवाजे का क्या नाम है? एक दरवाजे का नाम है अमर सिंह गेट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये किसके भाग हैं। ये भाग हैं आगरा के किले के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जौनपुर में शाही पुल, इसका निर्माण किसने कराया था? जौनपुर का जो शाही पुल है, दरअसल 1564 की बात है। अकबर ने आदेश दिया था किसे? अकबर ने आदेश दिया था इस शख्स को, ये है मुनईन खान खाना। और इसी अकबर के आदेशानुसार इसने जौनपुर में एक शाही पुल का निर्माण कराया था। ठीक है। जौनपुर कहाँ है? ये रहा आपका भदोही, ये है वाराणसी, और जो ये बड़ा सा क्षेत्र है, ये है जौनपुर। ठीक है। जौनपुर और जालौन दोनों में अंतर आप रखना, यानी कि दोनों को एक मत कर देना। ये जो क्षेत्र है ये है जालौन, आमतौर पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, लखनऊ ख्याल गायकी के पिता किसे कहा जाता है? जो लखनऊ ख्याल गायकी है उसके पिता आप ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है खुर्शीद अली शाह को। ठीक है। ये जो वाजिद अली शाह हैं, नवाब वाजिद अली शाह, इन्हें कहा जाता है, दरअसल इन्होंने जो अपनी बंदिशें लिखी हैं वो लिखी हैं, एक इन्होंने, इनका उपनाम है उससे। तो कौन सा उपनाम है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें कहा जाता है अख्तर पिया, अख्तर पिया। एक नाम और याद रखो, सनद पिया। ये इस उपनाम से किसने बंदिशें लिखी हैं? तो वो लिखी हैं बिंदादीन ने। ये दोनों ही लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठीक है। लखनऊ घराने का अगर जन्म हम कहें कि कहाँ से हुआ है, तो वो वाजिद अली शाह के दरबार से ही हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीनतम अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो ये मौर्योत्तर काल नहीं है, दरअसल ये है मौर्य काल। जो मौर्य काल है, मौर्य काल में कई सारे हमें शिलालेख मिले हैं, या हम ये कहें कि यहाँ पर कई सारे शिला स्तंभ मिले हैं, और साथ ही साथ मौर्य काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में स्तूपों का भी निर्माण कराया गया है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि जो ये मौर्य काल के शिला स्तंभ हों या फिर स्तूप हों, ये बने किस में हैं? इनकी ये किससे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं, जो चुनार है, चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से ये बनाए गए हैं। ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला गुप्तकालीन वह मंदिर जो शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। ये शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है, लेकिन ये गुप्तकालीन नहीं है। ये भी नहीं है। वाराणसी काशी, ये भी नहीं है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन है। और ये जो मंदिर है, यहाँ पर शिखर देखने को मिलता है। मंदिर आम तौर पर पहले सपाट छत वाले बनते थे, फिर जो मंदिर बनने लगे वो, हाँ, शंकुनुमा छत उनमें स्थापित की गई। फिर जब और धीरे धीरे विकास हुआ, तो आपने देखा होगा पिरामिड के आकार का बनने लगा। यहाँ पर कलश रख दिया जाता था, और इसके ऊपर झंडा लगा दिया जाता था। ये जो पिरामिड है, यहाँ पर कलश रखा जाता था, इसके ऊपर झंडा लगा दिया जाता था। तो ऐसे मंदिरों का विकास हुआ है, आज आधुनिक मंदिर बन पा रहे हैं, है ना। एक मंदिर और है गुप्तकालीन, ये हमें कानपुर में देखने को मिलता है। कौन है? इसका नाम है भीतर गांव मंदिर। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखो। भीतर गांव मंदिर, दरअसल ये ईंटों का बना है। इसको भी आप ध्यान रखना, ये ईंटों का बना है। क्लियर है बात। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में नागर शैली के मंदिर का विकास किसने कराया था, तो दो वंश हैं। एक है प्रतिहार वंश, और एक मैंने पढ़ाया था अभी आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास में, गढ़वाल वंश। ठीक है। इन दोनों वंशों को श्रेय जाता है कि इन दोनों वंशों ने उत्तर प्रदेश में नागर शैली के मंदिरों का विकास किया है। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में नागर शैली के जो मंदिर हैं, उनके विकास का श्रेय इन दोनों को जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो आपको पता होनी चाहिए कि अवधी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जो ये वाला क्षेत्र है,
यहाँ अवधी भाषा काफी चर्चित है। जैसे एक क्षेत्र है इसमें अयोध्या, ठीक है, अयोध्या हो गया, बहराइच हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये जो बहराइच है। हम बात करें बाराबंकी की, बाराबंकी, बाराबंकी, सीतापुर, है ना, ये वाले सारे क्षेत्र। जैसे सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, आपका आपका हो गया प्रयागराज, ठीक है, गोंडा, गोंडा के बाद आपका हो गया श्रावस्ती, श्रावस्ती, और ये जो क्षेत्र है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी। यहाँ से आपका, आप जब नीचे बढ़ोगे तो आपका पड़ेगा, जैसे आप देखिए प्रतापगढ़, उन्नाव, और एक क्षेत्र है अमेठी, है ना, फतेहपुर, फतेहपुर रायबरेली, ठीक है। और भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है बलरामपुर, ये वाला क्षेत्र बलरामपुर ही तो है। बहराइच, श्रावस्ती, इसके बाद ये बलरामपुर, बलरामपुर के बाद और प्रयागराज के ठीक बगल में और आप देखिए कौशाम्बी। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये अवधी भाषा से संबंधित हैं। तो इनमें देख लो आप, अमेठी भी है, रायबरेली भी है, बलरामपुर भी है। ये जो क्षेत्र है ये नहीं है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इनके, आपको क्षेत्र भी देखने पड़ेंगे, और वो सारे के सारे क्षेत्र आप मैप से देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1999 में। पहली फिल्म नीति आई थी। आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद एक फिल्म नीति और आई 2001 में, ये थी दूसरी फिल्म नीति। इस फिल्म नीति में हुआ क्या? इस फिल्म नीति में एक कांड हुआ था, कांड ये हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद, फिल्म विकास परिषद की स्थापना, ये किस नीति के तहत हुई थी? ये यही नीति थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो होगा 2001, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई? तो कथक संस्थान की स्थापना हुई थी 1988-89 में, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है लखनऊ, ठीक है। एक 1991 लिखा है, 1991 से मुझे एक बात याद आ रही है, ये इस समय भी कोई एक संस्थान की स्थापना हुई थी। हाँ, उत्तर प्रदेश, इसका नाम है जैन विद्या शोध संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। क्लियर बात। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, यानी 1986 की हम बात करें, तो 1986 में क्या हुआ था? 1986 में हुआ था अयोध्या, अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है? ये है अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या कहाँ है? आप ये वाला क्षेत्र देखो, ये रहा अयोध्या। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। क्लियर बात, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वें में देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। ये रहा आपका लखनऊ। और कब इसकी स्थापना हुई? 1962 में। अच्छा, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसके पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं आपसे। इसके पहले, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप ध्यान रखो, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी लखनऊ में एक एकेडमी है जिसको बोलते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक है, अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975। इसके पहले अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो क्या बताओगे? इसके पहले अध्यक्ष, तो इसके पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम था अमृतलाल, अमृतलाल नागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान विभाग द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? अभी अभी मैंने आपको बताया था, पीछे आओ। कहाँ है अयोध्या? ये 1986। ठीक है, 1976। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अयोध्या कहाँ है? ये वाला क्षेत्र अयोध्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, किसके द्वारा लखनऊ में चित्रकला की वाश और टेम्पा शैली का विकास किया गया? आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में यदि हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया है। इनका उत्तर होगा आसित कुमार हलदार। और वाश और टेम्पा शैली को इसे कहा जाता है लखनऊ शैली। अगर आपसे ये ना दे और पूछे कि लखनऊ शैली का विकास किसने किया था, बी आंसर होगा असित कुमार हलदार। ठीक है। अच्छा, ये लिखा है शिवनंदन नौटियाल। इन्होंने किसकी स्थापना, कौन सा चित्रकारी किया था? तो शिवनंदन नौटियाल जो हैं, आप इसमें पहला नंबर देख लो। शिवनंदन जो नौटियाल का चित्र है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। अच्छा, ये जो महेंद्र नाथ सिंह हैं, दूसरा ऑप्शन, महेंद्र नाथ सिंह, इन्हें चित्रकला में कांगड़ा और काशी शैली पर काम करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जाना जाता है काशी और कांगड़ा शैली पर कार्य करने के लिए। राज कपूर चितेरा की बात कर लो थोड़ा। ये राज कपूर चितेरा साहब हैं। ये रही नौटियाल की कलाकृति और ये रही इनकी कृति। राज कपूर चितेरा, उनके संबंध में क्या है? इन्होंने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी, लंबा या हम कहें लंबी चित्रकारिता करी थी या लंबा चित्र बनाया था। ठीक है, इनकी लंबी चित्र श्रृंखला बनाई। तो तेंदुलकर के चित्र से कौन संबंधित है? ये है राज कपूर चितेरा। कांगड़ा शैली और काशी शैली पर काम करने के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है महेंद्र सिंह। और सत्यम शिवम सुंदरम, ये कृति किसकी है? ये है शिवनंदन नौटियाल की। जबकि वास और टेम्पा शैलियों में किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आसित कुमार हलदार। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, अशोककालीन अहरौरा अभिलेख, अहरौरा अभिलेख ये कहाँ है? आपने उत्तर प्रदेश इतिहास से संबंधित अगर हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी अभिलेख हैं मैं वहां पर करा चुका हूँ। अहरौरा अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये है मिर्जापुर से। मिर्जापुर। ठीक है। और मिर्जापुर कहाँ है? ये रहा हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर। क्लियर है बात? अच्छा, एक ये मिर्जापुर के ठीक बगल में ये है वाराणसी। वाराणसी में एक स्तूप है जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको बोलते हैं धमेख स्तूप। ये वाराणसी में है। कहाँ वाराणसी में है? ये है सारनाथ में। ठीक है। पूछा जाता है कि ये जो धमेख स्तूप है ये किस काल में निर्मित हुआ था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में नहीं। कब? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? सबको पता होगा, ये कहा जाता है कानपुर को। ठीक है। कानपुर है कहाँ? ये रहा कानपुर। कानपुर। कानपुर को कहा जाता है औद्योगिक राजधानी, साथ ही साथ उत्तर भारत का भारत का मैनचेस्टर ये भी कहा जाता है कानपुर को। तो आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो लखनऊ है इसे कहा जाता है नवाबों का शहर, साथ ही साथ नजाकत नफासत नजाकत नफासत का शहर इसे कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ को। और कुंभ नगरी किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें कुंभ नगरी, कुंभ नगरिया इसे कहते हैं, हाँ, प्रयागराज को। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये सोनभद्र में है। कहाँ है सोनभद्र? लोकेशन देखो, ये रहा सोनभद्र। ठीक है, सही है बिल्कुल। शिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। ये रहा आपका जौनपुर। जौनपुर शिराज ए हिंद कहा जाता है। कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष अगर आपको कन्नौज का पढ़ना है तो हमारे इतिहास के लेक्चर्स में देख सकते हैं। कन्नौज कहाँ है? ये है कानपुर। कानपुर के ठीक ऊपर ये वाला क्षेत्र, ये है कन्नौज।
कन्नौज, ठीक है। खलीलाबाद, ये संत रविदास नहीं, संत रविदास नगर किसे कहा जाता है? ये कहते हैं हम भदोही को, ठीक है। और खलीलाबाद ये कहाँ है? ये है संत कबीर नगर में। क्लियर है? तो ये हमारा कला और संस्कृति का दूसरा लेक्चर था। आशा करता हूँ ये आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।